नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पर्दे के पीछे। शुरुआत एक ऐसे शेयर से करते हैं जिसने चौंकाया और कमाल कर दिया। 2 दिन के अंदर ये ऑटो एंसिलरी शेयर कहे 36% तक चढ़ गया और 120 रुपये पर पहुंच गया। हम यहाँ पर बात करें जय भारत मारुति की। शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली। यहाँ पर चौथी तिमाही के नंबर्स आए और काफ़ी बेहतर निकल के आए नंबर। अगर आप नेट प्रॉफिट देखें 287% का जंप देखने को मिला और करीब 79 करोड़ को पार कर गया, जबकि पिछले साल ये 20 करोड़ 20.5 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो 25.5% का जंप यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर आप सोचिए कि 610 करोड़ से बढ़कर 767 करोड़ पर आ गया। अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 57% का जंप देखने को मिलेगा। और आप ये भी समझ लीजिए कि कंपनी ने इसी तिमाही में रिवाइज टैक्स रेट का जो पॉजिटिव प्रभाव है वो 36 करोड़ के आसपास देखने को मिला। यानी कि प्रॉफिट में अगर आप नंबर जोड़ेंगे तो 36 करोड़ को भी आपको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन अगर आप इसको घटा भी देंगे तो फिर आपको देखने को मिलेगा तब भी एक बेहतर नंबर निकल के आया और इसीलिए मार्केट ने इसको रिवॉर्ड दिया है यहाँ पर। और कंपनी की तरफ से यहाँ पर डिविडेंड का भी ऐलान होता हुआ दिखा, करीब 70 पैसे रुपये डिविडेंड की सिफारिश भी की गई है। अब आपके मन में होगा जय भारत मारुति है क्या, कौन सी कंपनी? बहुत सारे दर्शक नहीं जानते, उनके लिए जानकारी देते हैं। देखिए 1987 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। मारुति सुजुकी के साथ जॉइंट वेंचर के रूप में कंपनी काम कर रही थी। आज भी मारुति सुजुकी इंडिया जो है वो कंपनी में लगभग 29.28% इक्विटी की हिस्सेदारी रखती है। यानी कि मारुति की आप देखिए करीब 29% के आसपास की इक्विटी के लिहाज से हिस्सेदारी है यहाँ पे, जिसकी वजह से जय भारत मारुति को मारुति सुजुकी की एसोसिएट कंपनी माना जाता है। अब ऐसे में यहाँ पे लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के जो हेड ऑफ रिसर्च है अंशुल जैन की राय है यहाँ पे भाई कि शेयर जो है वो काफ़ी बुलिश दिख रहा है। गैप अप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ दिख रहा है, वॉल्यूम में काफ़ी बढ़ोतरी दिख रही है। तो इंस्टीट्यूशनल जो है यहाँ पे साफ तौर पे पार्टिसिपेशन के जो मजबूती है वो देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब जैन रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। ये जो शेयर है आप देखिए एक हफ्ते के अंदर 30% से ज़्यादा टूट गया, भाव 380 रुपये पर आ गया। अब समझते हैं कि गिरावट आखिर आई क्यों। यहाँ पे निवेशकों ने मार्च तिमाही के नतीजों को अगर आप देखेंगे यहाँ पर, उससे काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई। निवेशकों को मार्जिन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला और फिर निवेशकों ने तीखी प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर दी है। ऑपरेशन से रेवेन्यू 76% जो है वो बड़ा है, 3100 करोड़ के आसपास पहुंचा। नेट प्रॉफिट साल दर साल के हिसाब से 15% बढ़ता हुआ दिखा है। अब आप कहेंगे भाई रेवेन्यू भी बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ गया, तो फिर स्टॉक क्यों घुस गया नीचे? तो देखिए इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। देखिए बाजार सिर्फ आमदनी नहीं बल्कि मार्जिन और भविष्य की कमाई पर भी ज़्यादा फोकस करता है। मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक Q4 के अगर आप देखेंगे नतीजों को तो मार्जिन में तेज गिरावट आई है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? यहाँ पे लंदन मेटल एक्सचेंज यानी जिसको LME कहा जाता है, उसमें कॉपर की कीमतों में अचानक से तेज उछाल रहा। इसके अलावा पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक तनाव जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है उसकी वजह से सप्लाई चेन पर असर पड़ा। इससे कच्चे माल की उपलब्धता और लॉजिस्टिक दोनों प्रभावित हुए हैं और यही वजह है कि निवेशकों ने रिजल्ट के बाद यहाँ पर जो है इसमें बिकवाली करी। देखिए साफ तौर पर और आसान भाषा में समझिए, अभी जो आपको एप्रिसिएशन दिख रहा है नतीजों में वो अपर प्राइस की वजह से जो बहुत सारे जो मेटल्स हैं उसमें जो कीमतें बढ़ती हुई दिखी हैं उसका असर है। लेकिन आगे क्या कंसर्न होगा, यहाँ पे सप्लाई डिसरप्शन होगा और भी तमाम तरह की चीज़ें होंगी, तो वो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इम्पैक्ट होता हुआ दिख सकता है। अब हम लोग बात करते हैं ITC के नतीजों की। ये जो आप नतीजे हैं ना इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये अपने आप में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बताते हैं, क्योंकि ITC के पोर्टफोलियो में क्या नहीं है। आटा, बिस्किट, नमकीन, नूडल्स, कॉपी किताबें, क्योंकि पेपर का बिजनेस है, कृषि कारोबार, बहुत कुछ है इसका। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की कहानी अगर आपको समझनी हो तो ITC को आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब Q4 के नतीजों को मैं पहले आपको नंबर्स के बजाय पहले स्थितियाँ समझा देता हूँ। देखिए सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद जो है कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। वेस्ट एशिया का कंसर्न होने के बावजूद यहाँ पे ऑपरेशंस पर हल्का असर जरूर पड़ा है। पेपर सेगमेंट जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट था यहाँ पर, उसमें धीरे धीरे सुधार दिख रहा है। एग्री बिजनेस यहाँ पे, क्योंकि कंपनी जो है बहुत सारे आशीर्वाद के नाम से आप जानते हैं, आटे से लेके घी तक तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। तो एग्री बिजनेस पर जो है बिक्री टालने का असर है, यानी कि खरीदारी तो हो रही है लेकिन थोड़ा ठहराव देखने को मिल रहा है, थोड़ा डर देखने को मिल रहा है। ये जो चीज़ है वो एक कंसर्न यहाँ पर दिखाती है यहाँ पे। लेकिन सिगरेट बिजनेस की बात करें, यहाँ पे देखिए टैक्स में जो बढ़ोतरी हुई है यहाँ पे उसका प्रदर्शन जो है यहाँ पर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। कंपनी की ये चिंता है कि अगर सिगरेट की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो ग्राहक कितनी मात्रा में आगे जो खरीद करेगा, क्योंकि देखिए कीमतें बढ़ाई गई हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इसका असर वॉल्यूम पे पड़ेगा, लेकिन वो कितना पड़ेगा ये एक सवाल है अभी यहाँ पर। अगर आप नंबर्स के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शक नंबर के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप मुनाफा देखेंगे तो 4.9% बढ़ा है, करीब 5113 करोड़ पे आ गया है। अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर
अगर आप इस पे रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू जो है वो घटता हुआ दिखा है। आप ये समझिए कि 17,250 करोड़ से घटकर 16,000 करोड़ पर आ गया है। अगर आप कामकाजी मुनाफे एबिटा की बात करेंगे तो 7.3% बढ़कर ये 6,426 करोड़ पर आ गया है। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो आप ये देखिए इसमें 40% जो है, पहले 34% था, वहाँ से बढ़कर 40% के आसपास आ गया। अब CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 394 रुपये के यहाँ पर इन्होंने टारगेट्स देते हुए दिखे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अब हम लोग बात कर लेते हैं। सरकार ने अपनी हिस्सेदारी जो है यहाँ पे बेचने की तैयारी कर रही है। यहाँ पे सरकार ने बैंक में अपनी हिस्सेदारी जो है उस बेचने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, जिसके बाद शेयर में 6% तक की गिरावट देखने को मिली। सरकार ऑफर फॉर सेल के जरिए बैंक में करीब 4% हिस्सेदारी बेच रही है। ज़रूरत पड़ने पर सरकार के पास अतिरिक्त 4% हिस्सेदारी और बेचने का विकल्प है, यानी कि 4% तो बेचेगी और आगे भी 4% और भी बेच सकती है। ये ऑप्शन है सरकार के पास। इस ऑफर में बड़े निवेशक जो है वो 22 मई को आवेदन कर सकेंगे यहाँ पे, जबकि जो छोटे यानी कि रिटेल निवेशकों के लिए जो है वो 25 मई को ये जो आवेदन की डेट है वो खुलती हुई दिखेगी। मार्च 2026 तक बैंक में सरकार की हिस्सेदारी जो है वो 89.27% थी, जबकि बाकी 10.73% हिस्सेदारी आम निवेशकों के पास है यहाँ पर, जिनमें छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी 3.42% है। बाजार के नियमों के मुताबिक अगर सरकार को आगे चलकर बैंक में करीब यहाँ पे 14% के आसपास या उससे ज़्यादा और हिस्सेदारी बेचनी पड़ सकती है, ताकि आम निवेशकों की हिस्सेदारी तय हो सके। देखिए RBI का नियम साफ तौर पे कहता है कि 75% आप रखिए, आप 75% से ऊपर नहीं रख सकते यहाँ पे होल्डिंग। तो वो जो चीज़ है वहाँ से घटाने की तैयारी यहाँ पे शुरू चल रही है, और सरकार बहुत बार हमने देखा है बहुत सारे बैंकों में सरकार की जो कोशिश है वो जारी है। अब हालिया नतीजों को अगर आप देखेंगे बैंक के, तो मुनाफा जो है 30% घटता हुआ दिखा है, 724 करोड़ पर आ गया यहाँ पे, घटकर 30% की गिरावट के साथ यहाँ पे। कमाई को देखेंगे बैंक की, अगर ब्याज से होने वाली जो कमाई है वो 17% जो है वो बढ़ती हुई दिखी है। NPA की स्थिति में बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं है। QIP के जरिए 1500 करोड़ बैंक ने जुटाए हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे शुक्रवार की स्थिति देखेंगे तो बैंक का जो शेयर है वो करीब यहाँ पे 32 रुपये के आसपास कारोबार करता हुआ दिखा है। एक महीने के अंदर 13.5% की गिरावट इस स्टॉक के अंदर आती हुई दिखी है। अब हम लोग बात करते हैं पे वियाश साइंटिफिक की, जो एक ग्लोबल एनिमल हेल्थ सेक्टर है। यहाँ पर अपने आप समझिए ये कंपनी कैसी है, कितनी बड़ी है। दुनिया के टॉप 25 कंपनियों में शुमार होती है ये कंपनी। 5 दिनों के अंदर शेयर 13% तक चढ़ गया, 250 रुपये पर आ गया। अब समझते हैं तेजी क्यों आई है यहाँ पर। अब आप देखिए वियाश साइंटिफिक को अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। जहाँ पिछले साल इसी तिमाही में 32 करोड़ का घाटा था, वहीं पर अब जो है 67 करोड़ का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, यानी कि टर्न अराउंड की स्टोरी शानदार तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट के जरिए पेश होती हुई दिख रही है। अगर आप कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करेंगे, कमाई की बात करेंगे, तो वो 19% बढ़कर 920 करोड़ पर आ गई है। एबिटा 64% का तगड़ा इजाफा हुआ है, 200 करोड़ पर पहुंच गया है। ये मजबूत एबिटा ग्रोथ जो है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी का नतीजा है, जो कि बेहतर डिमांड और प्रोडक्ट मिक्स से प्रेरित है। कंपनी के CEO ने बताया कि मर्जर सिनर्जी का फायदा उठाने पर फोकस है, ऑपरेटिंग लिवरेज और रेजिलियंस को मजबूत कर रही है। यहाँ पे कंपनी अपने मार्केट पोजीशन और टेक्नोलॉजी को मजबूत करने के लिए एक्विजिशंस पर भी विचार कर रही है। मजबूत प्रोडक्ट पाइपलाइन के साथ वियाश जो है बेसिकली FY27 में भी ग्रोथ जारी रखने का लक्ष्य लेकर चल रही है। देखिए अभी जो कंपनी ने किया वो किया, लेकिन आगे की विजिबिलिटी क्या दिखाती है उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। तो वो विजिबिलिटी FY27 के लिहाज से ग्रोथ जारी रखने की यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है। यहाँ पे एक होती है गाइडेंस, एक होता है टारगेट। इस चीज़ को आप समझिएगा, गाइडेंस बहुत मायने रखती है यहाँ पर। तो वो जो गाइडेंस अगर कंपनी कुछ दे रही है तो उस पर फिर मार्केट जो है वो तीखा प्रतिक्रिया भी देता है और ज़बरदस्त फ़ायदा भी देता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नतीजों के लिहाज से तो हम चीज़ समझा रहे हैं कि सरकार के साथ साथ जहाँ पे जो कुछ कंपनियां हैं वो बड़े एक्शंस ले रही हैं, और इसमें जो नाम है वो रहे रिलायंस का। दो बड़ी खबरें, इसको समझना जरूरी है। आगे के हिसाब से स्टॉक की चाल काफ़ी हद तक यहाँ पर निर्भर करेगी। 5 दिनों में स्टॉक जो है वो 2% तक चढ़ गया, 1350 के भाव पर आ गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जरिए आप देखिए बीते 10 साल से जारी कोशिशों के बाद जियो के IPO को लॉन्च होने की योजना जो है एक बार फिर अटकती हुई दिख रही है। यहाँ पे यह पहली खबर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जियो को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने को लेकर जो योजना है फिलहाल के लिए यहाँ पर अटकती हुई दिख रही है। कंसर्न क्या है, जियो पॉलिटिकल कंसर्न है, इसलिए सर अटकती हुई दिख रही है। और आपने भी गौर किया होगा तो IPO आ नहीं रहे मार्केट में, तो वजह यही है कि जब बाजार खराब होता है तो बहुत सारी कंपनियां अवॉइड करती है, क्योंकि अच्छा खासा पैसा लगता है IPO लाने के लिए। तो इसलिए जो है फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में जाता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। पहली खबर हो गई। दूसरी खबर क्या है, दूसरी बड़ी खबर है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। भारत को क्लीन एनर्जी का सिरमौर बनाने के लक्ष्य के साथ रिलायंस जो है अब
चीन की दिग्गज बैटरी निर्माता कंपनी CATL समेत कई दूसरी ग्लोबल सप्लायर्स के साथ अहम बातचीत कर रही है। ये बातचीत बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के पार्ट्स खरीदने को लेकर हो रही है। गुजरात के जामनगर में बन रही रिलायंस के एनर्जी स्टोरेज कॉम्प्लेक्स जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्लांट होगा। इसके बाद रिलायंस ने यहाँ पे जियामैन हीथियम एनर्जी को अपना मुख्य साझेदार बनाया है। यहाँ पे हाल ही के महीनों में इस डील में कुछ रुकावटें आई हैं और इसी वजह से जामनगर प्लांट के लिए एक मजबूत दूसरा विकल्प तैयार हो रहा है और इसका मकसद साफ तौर पे CATL समेत कई दूसरे सप्लायर से बातचीत को लेकर है। तो ये दो बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है यहाँ पर, इसको जानना चाहिए। एक IPO के बताया लिहाज से मैंने आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और अब हम लोग बात करते हैं देश की बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर निर्माता कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के। यहाँ पर शेयरों में इस हफ्ते जो है वो गिरावट देखने को मिली। वजह रही चौथी तिमाही के नतीजे। देखिए अभी तक स्टॉक जो है एक रेंज में था, भाग रहा था, फिर नीचे जा था, लेकिन जब बात फंडामेंटल की आए तो रिजल्ट्स को समझना चाहिए यहाँ पे बारीकी से। अब आप ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा, जिसके चलते सालाना आधार पे कंपनी के अगर आप नेट लॉस को देखेंगे तो वो पहले से मुकाबले कम होता हुआ दिखा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस कम होकर 500 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले साल कंपनी को 870 करोड़ रुपए का भारी नेट लॉस हुआ था। हालांकि कंपनी को अब भी ऑपरेशन के स्तर पर घाटा उठाना पड़ रहा है। कमाई सालाना आधार पर 56% से घटकर 265 करोड़ रुपए आ गई है। कंपनी को एबिटा लॉस भी कम हुआ है। मार्च तिमाही में एबिटा लॉस 281 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल समान अवधि में कंपनी को 690 करोड़ का एबिटा लॉस हुआ था। अब ऐसे में ब्रोकरेज फर्म HSBC ने रिड्यूस की कॉल दी है और टारगेट 33 रुपये रखा है। उनका मानना है कि कमजोर वॉल्यूम ग्रोथ के कारण अनुमान घटाए गए हैं। कंपनी टिकाऊ ग्रोथ और मार्जिन विस्तार पर ध्यान दे रही है। बैटरी सेल प्रोडक्शन में देरी से कंपटीशन बढ़त प्रभावित हुई है। लागत घटना और कैश फ्लो बढ़ाना कंपनी की प्राथमिकता है। अब बात करते हैं नायका की। नायका ने शानदार नतीजे पेश किए Q4 के। नतीजों के बाद शुक्रवार को शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली। 4% तक ये चढ़ता हुआ दिखा, 285 के भाव पर आता हुआ दिखा, जो पिछले 52 वीक हाई का एक नया स्तर इसने आज तोड़ा है। यहाँ पे 285 के लेवल पे जाता हुआ दिखा है। यहाँ पर आप देखिए कंपनी का शुद्ध मुनाफा जो है 78 करोड़ पर हो गया, जबकि पिछले साल 20 करोड़ था, यानी कि मल्टी यहाँ पे फोल्ड जो है वो आपको जंप देखने को मिलेंगे। कंपनी के मुनाफे में 286% का जंप आता हुआ दिखा है। पिछले तिमाही के मुकाबले कंपनी का जो मुनाफा है वो काफ़ी अच्छा है और इसी की वजह से यहाँ पे जो है निवेशकों ने रिवॉर्ड किया है। कुल कमाई की बात करें 28% का जंप देखने को मिला है यहाँ पर। उसके अलावा अगर आप समझने की कोशिश करें तो इस बढ़त में ब्यूटी कारोबार की सबसे बड़ी भूमिका है। ब्यूटी सेगमेंट जो है उसकी कमाई 27% जो है वो बढ़ के 2410 करोड़ पे पहुंचती हुई यहाँ पर देखी है। कंपनी के कुल कारोबार की जो वैल्यू है GMV जिसे कहते हैं, यहाँ पे जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू कहा जाता है जिसको, वो 28% जो है वो बढ़कर 5,241 करोड़ पे आ गई है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप दूसरे पैरामीटर में भी देखें तो कंपनी ने एक बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ पे जेफरीज की रिपोर्ट आई है, उसने कंपनी पर भरोसा जताया है। यहाँ पे 315 तक के टारगेट और कई कंपनी तो 350 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर दे के चल रही है। यहाँ पर उनका मानना है कि भाई 315 से बढ़ाकर माफ कीजिए 350 यहाँ पर जो है वो कर दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मॉर्गेज जो फोकस्ड कंपनी है, यहाँ पे सम्मान कैपिटल जो है उसको सम्मान मिलता हुआ दिखा इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा निवेशकों के जरिए। 8% तक स्टॉक जो है वो चढ़ गया, 5 दिनों के अंदर 10% से ज़्यादा की छलांग मारी, 159 रुपीज़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। कंपनी ने बताया कि अबू धाबी लिस्टेड कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी से मिले कैपिटल इन्फ्यूजन का इस्तेमाल कंपनी ने अपने पुराने जो लेगेसी स्ट्रेस है, जो लोन थे जो उसको राइट ऑफ करके प्रोविजनिंग करने में यहाँ पर मदद मिलती हुई दिखी है। और इसके बाद क्या हुआ, कंपनी का जो ग्रॉस NPA है और नेट NPA वो जीरो हो गया यहाँ पे, यानी कि कर्ज मुक्त होती हुई दिखी है। यहाँ पे एक तरीके जो भी तमाम जो NPAs थे वो पूरे तरीके से क्लियर हो गए यहाँ पे। और इन बड़े एडजस्टमेंट और एक मुश्त खर्चों को जिसको वन ऑफ्स कहा जाता है उसके कारण जो है कंपनी को भारी घाटा जो था वो दर्ज करना पड़ा। Q4 में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस 8,101 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में जो घाटा है 324 करोड़ रहा है। यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें वो 92% गिरकर 84 करोड़ पर आ गई, जो कि पिछले साल 1,057 करोड़ पर थी। FY27 के लिए कंपनी को उम्मीद है कि उसकी फंडिंग कॉस्ट में कुछ शुरुआत में 160 बेसिस पॉइंट और समय के साथ 270 बेसिस पॉइंट तक कमी आ सकती है। खासकर रेटिंग सुधार के बाद कंपनी FY27-28 में अपने मौजूदा मॉर्गेज प्रोडक्ट्स में करीब 80% डिसबर्समेंट ग्रोथ का लक्ष्य लेकर चल रही है। देखिए समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, इस चीज़ को आप समझिए कि NPAs पूरी तरीके से क्लियर हो गए। यहाँ पे नेट NPA, ग्रॉस NPA, अब कंपनी जब इसमें हिस्सेदारी कोई कंपनी बढ़ाती है तो जो पुराने ड्यूज होते हैं उसको क्लियर किया जाता है।
कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसका इम्पैक्ट आपको बैलेंस शीट पे दिखता है। तो वो जो बैलेंस शीट पे असर जो है वो आपको लॉस में तौर पे दिख रहा है यहाँ पे। अब हो सकता है कि आगे स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती हुई दिखें, लेकिन वो हमारी नज़र रहेगी, वो हम आपको बताएंगे। अब हम लोग ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जोरदार तेज़ी देखने को मिली इसके शेयर में, 5 दिनों में 24% तक चढ़ गया और 1000 करीब यहाँ पे 100 के आंकड़े पर पहुंचता हुआ दिखा है। यहाँ पे ये तेज़ी क्यों आई? रिजल्ट्स के आधार पर तेज़ी आई यहाँ पर। और देखिए कंपनी टर्न अराउंड हो गई, घाटे से सीधा मुनाफे में लौटती हुई। देखिए 87 करोड़ के यहाँ पर नेट जो है प्रॉफिट दर्ज किया कंपनी ने, जबकि पिछले साल 25 करोड़ का लॉस था, घाटे में थी कंपनी यहाँ पर। अब ड्रेजिंग कॉर्प की कमाई की बात कर लेते हैं, 73% का जंप आया यहाँ पे। आप इसके अलावा आप अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो वो देखिए 33 करोड़ से बढ़कर 143 करोड़ हो गया, यानी कि 4 गुना की बढ़ोतरी यहाँ पे आपको देखिए कामकाजी मुनाफे में देखने को मिली है। मार्जिन की बात करें यहाँ पर तो मार्जिन में भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है यहाँ पे। एबिटा मार्जिन बढ़कर 30% रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में करीब 12% था। बेहतर कमाई, मुनाफे में वापसी, मार्जिन का विस्तार के चलते निवेशकों की खरीदारी जो है इस स्टॉक में आती हुई दिखी है और कंपनी ने 2027 के लिए 1500 करोड़ की टॉप लाइन की गाइडेंस रखी है। अब टॉप लाइन क्या है? यानी कि वो सेल्स के नंबर्स रिजल्ट्स के हिसाब से अब देखें तो 1500 करोड़ का टारगेट लेके चला है। हालांकि कंपनी ने बताया कि बढ़ती फ्यूल कीमतें, ऑपरेशनल कॉस्ट में इजाफा और तीव्र प्राइसिंग प्रेशर जो है जैसे फैक्टर जो है वो आगे प्रेशर डालते हुए दिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते एक शेयर है, उसके नतीजों ने चौंका दिया है, वी वॉक इंडिया। देखिए इस स्टॉक को लेकर या फिर इस कंपनी को लेकर बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं पॉजिटिव रहते नहीं हैं, क्योंकि ये क्या करती है, को वर्किंग का स्पेस से जुड़ा कंपनी का काम है। आप अगर आपको ऑफिस चाहिए तो आप जो है इनके ज़रिए जो है वो ऑफिस स्पेस ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है विदेशों का कल्चर है, लेकिन भारत में अभी तक कोई बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया अगर बिजनेस के लिहाज से आप देखें। लेकिन इस बार कंपनी के नतीजे बहुत ही धुआंधार रहे। कंपनी ने फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस की बढ़ती मांग और प्रीमियम प्राइसिंग और बेहतर ऑपरेटिंग प्रदर्शन का फायदा मिला है कंपनी को। नतीजों के बाद निवेशकों ने सोची किस कदर खरीदा कि 20% का अपर सर्किट लग गया, 584 के भाव पर जो है स्टॉक पहुंचता हुआ दिखा। अगर आप नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे तो नेट प्रॉफिट 78% बढ़कर 65 करोड़ पर आ गया, जबकि पिछले साल 37 करोड़ था। रेवेन्यू 27% का जंप देखने को मिला। एबिटा को देखेंगे तो 28% बढ़कर 460 करोड़ पर आ गया और एबिटा मार्जिन्स देखेंगे तो इसमें हल्की सी स्लाइटली सी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक हल्की सी ग्रोथ देखने को मिल रही है, मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसने कमाल करके यहाँ पर दिखाया और खासतौर पर बैलेंस शीट में एक मजबूत स्थिति देखने को मिल रही है। और समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे ऑपरेशन से जो फ्री कैश फ्लो है 44.3% से बढ़कर करीब 585 करोड़ आ गया, यानी कि फ्री कैश फ्लो जो है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन निकल कर आया है। और साथ ही कंपनी पहली बार डेट जो नेट डेट है वो नेगेटिव की स्थिति है, यानी कि डेट तो खत्म हो गया बल्कि और माइनस में चला गया। अब आप सोचिए -11 करोड़ के आसपास का, यानी कि उधारी की जो लागत है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घटती हुई दिख रही है। अब कंपनी की जो क्रेडिट रेटिंग है वो A- से बढ़ाकर A+ कर दी गई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन स्थिति दिखाती है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे संधार टेक्नोलॉजीज की। आप देखिए शेयर 5 दिनों में 24% तक चढ़ गया, भाव 621 रुपये पर आ गया। कंपनी का मुनाफा, रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट सभी पैरामीटर पर आप देखिए सालाना आधार पर शानदार बढ़त दिखी है। कंपनी का नेट प्रॉफिट करीब 49.8% बढ़कर 63.8 करोड़ रुपए पर आ गया। वहीं कंपनी की आय इस दौरान 29% बढ़कर 1307 करोड़ पर आ गई। एबिटा जो है वो 24% बढ़कर 129 करोड़ पर आ गया। एबिटा मार्जिन मामूली जो है उसमें आप देखिए हल्की सी घटता हुआ दिखा है, बहुत ज़्यादा कोई फर्क आता हुआ दिखा नहीं। यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पे 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले जो हर एक इक्विटी शेयर उसमें 4 रुपये यानी कि 40% के फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान होता हुआ दिखा है। अब हम लोग बात करते हैं होनासा कंज्यूमर, जिसको मम्मा अर्थ के प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग जो है इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अब उसी की बात कर लेते हैं, इसके नतीजे आए। अब मैं आपको देखिए सबसे पहले तो आपको बताऊं कि इसके नतीजों को देखें तो अब तक के जब से इसकी लिस्टिंग हुई है सबसे बेहतरीन नतीजे निकल कर आए हैं। यहाँ पर मुनाफा, कमाई, एबिटा तीनों के मोर्चे पे एक शानदार बढ़त देखने को मिली है। इसका असर बाजार पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयर में 10% की ऊंची छलांग लगाता हुआ दिखा। नेट प्रॉफिट 170% बढ़कर 69 करोड़ पर आया, जबकि पिछले साल ये 25 करोड़ के आसपास था। कंपनी के रेवेन्यू में भी इजाफा होता हुआ दिखा है। कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 23% बढ़कर यहाँ पर 657 करोड़ पर आती हुई दिखी है यहाँ पे, यानी कि ओवरऑल पैरामीटर में बेहतर स्थिति देखने को मिली है। कंपनी की बिक्री की बात करें यहाँ पर और कारोबार दोनों में सुधार देखने को मिला है। यहाँ पे एबिटा जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, 26 करोड़ से बढ़कर 77 करोड़ पर आ गया। यहाँ पर मार्जिन्स काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं यहाँ पर। और आप ये समझिए यहाँ पे साफ तौर पे कि भाई कंपनी की जो कमाई है वो तेज़ी से बढ़ रही है यहाँ पर, और कंपनी ने 3 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
तो देखिए मैं आपको जो बात समझा रहा था कि अब तक के लिस्टिंग के बाद से कंपनी का जो सबसे बेहतरीन क्वार्टर रहा है वो यही रहा है। कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर आते हुए देखिए, सेल्स जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो बेहतर होती हुई देखिए। जेफरीज की रिपोर्ट है, यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रुख रखा है उन्होंने। 565 रुपये के टारगेट दिए हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव के कठिन दौर के बावजूद जो है कंपनी ने यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ लौटती हुई दिखी है, जो कंपनी जो है पटरी पर वापस लौटती हुई दिख रही है। अब हम लोग बात करते हैं अडानी पावर की और जयप्रकाश एसोसिएट की। एक बड़ी डील की गई है यहाँ पे। इस डील के तहत अडानी पावर जयप्रकाश वेंचर्स में, जो कि जयप्रकाश एसोसिएट की 24% हिस्सेदारी है इसमें, उसको खरीदने जा रही है। ये डील करीब करीब 2,994 करोड़ की होगी यहाँ पे। साथ ही कंपनी उत्तर प्रदेश के चूरक में स्थित 180 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट भी करीब 1200 करोड़ में खरीदने जा रही है। इस डील में प्रयागराज पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में 11.49% हिस्सेदारी शामिल है। कंपनी ने बताया कि ये सौदा एनसीएलटी की मंजूरी के बाद अगले 90 दिनों के भीतर होता हुआ दिखेगा। इस खबर के बाद जेपी पावर के शेयर में एक अच्छी तेजी देखी गई और भाव 19 रुपये पर पहुंचता हुआ दिखा है। जयप्रकाश पावर वेंचर्स के पास कुल अगर आप देखेंगे 2200 मेगावाट के पावर क्षमता है और कंपनी सीमेंट और कोल माइनिंग बिजनेस में भी काम करती है। इस अधिग्रहण के जरिए अडानी पावर अपनी पावर जनरेशन क्षमता को और बाजार में पकड़ जो है वो मजबूत करना चाहती है। अडानी पावर का जो शेयर है अगर आप देखेंगे तो 220 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा। पिछले एक महीने में करीब 8% का जंप आता हुआ दिखा, जबकि 2026 से लेकर अब तक ये 50% तक चढ़ चुका है, यानी कि एक अच्छी ग्रोथ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन देने वाली कंपनी सुजलॉन एनर्जी के शेयरों की बात करते हैं। शुक्रवार में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। ये उछाल कंपनी के नए बड़े ऑर्डर्स की घोषणा के बाद आया। शेयर 1.5% चढ़कर 53 रुपये के पार निकलता हुआ दिखा। दरअसल कंपनी ने सनश्योर एनर्जी से 195 मेगावाट क्षमता के विंड टरबाइन सप्लाई और इंस्टॉलेशन का नया ऑर्डर हासिल किया है। इस डील के तहत सुजलॉन जो है आप ये समझ लीजिए कि जो पावर जनरेशन में और आगे निकलता हुआ दिखेगा और इसकी अगर आप प्रति यूनिट क्षमता देखेंगे तो 3 मेगावाट हो सकती है। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कर्नाटक के बीजापुर ज़िले में विकसित किया जाएगा। अब जान लेते हैं कि भाई सनश्योर एनर्जी आखिर करती क्या है, जिस कंपनी के साथ टाई अप कर रही है उसके बारे में जान तो लीजिए आप। ये एक स्वतंत्र पावर प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक सहित कई राज्यों के प्रोजेक्ट्स में विकसित कर रही है। कंपनी का जो लक्ष्य है 2030 तक 10 गीगावाट की ऑपरेशन क्षमता हासिल करना है। इस नए ऑर्डर के साथ सुजलॉन के एडवांस 3 मेगावाट प्लेटफॉर्म की कुल बिक्री लगभग 9 गीगावाट तक पहुंच गई है। ये कंपनी के इस टेक्नोलॉजी सेगमेंट में मजबूत पकड़ को दर्शाता है और सुजलॉन का कुल ऑर्डर बुक अब कर्नाटका में 2 गीगावाट से अधिक हो गया है। इसके साथ ही सनश्योर एनर्जी के साथ साझेदारी बढ़कर 300 मेगावाट तक पहुंच गई है। कंपनी के मुताबिक कर्नाटक अब उसका सबसे बड़ा ऑर्डर बुक मार्केट बन चुका है। ये गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र के बाद जो है सबसे टॉप प्राथमिकता वाला जो है बाजार है। अब देखिए हमें मैनेजमेंट को सुनना चाहिए। गिरीश तांती जो है सुजलॉन के ग्रुप के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन, उनका कहना है कि कंपनी की ग्रोथ का मुख्य कारण बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बढ़ोतरी की मांग है, जहां विंड एनर्जी को आरटीसी यानी कि राउंड द क्लॉक सोल्यूशन की तेजी के लिए यहाँ पे अपनाया जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट वीएलएम बालाजी का कहना है कि स्टॉक जो है वो 60 से 70 रुपये तक की जाने की क्षमता रख रहा है फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल के लिए एंट्री नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे आते तो 50 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। तो ये ओवरऑल शो था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।